नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर आपके सामने बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की जो दूसरी इकाई है उसके बिंदु देवनागरी लिपि और उद्भव विकास के बारे में अपन ने कल अध्ययन किया था, चर्चा की थी। और आज हम देवनागरी लिपि के मानकीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। यदि मानकीकरण शब्द को देखें तो लिपि के विविध स्तरों पर पाई जाने वाली विषम रूपता को दूर कर उसमें एक रूपता लाना ही मानकीकरण है। लिपि का मानकीकरण करने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण हैं, जिसमें पहला है, एक ध्वनि को अंकित करने के लिए विविध लिपि चिन्हों में से एक को मान्यता दी जाती है। यथा देवनागरी लिपि में निम्न वर्ण द्विविध प्रकार से लिखे जाते हैं। अब आप वर्णों को देखिए, जैसे अ, झ, ल, ध, भ और ण वर्ण लिखे हुए हैं। इनमें से आपने देखा कि दोनों पंक्तियों में लिखे गए वर्णों में एक रूपता न होकर विषम रूपता है। इनमें से जो प्रथम पंक्ति में लिखे हुए वर्ण हैं वे ही मान्य हैं, द्वितीय पंक्ति के वर्ण कह सकते हैं अमान्य हैं। दूसरा बिंदु देखें मानकीकरण के रूप में, तो ध्वनियों के उच्चारण में भी एक रूपता लानी आवश्यक है। क्षेत्रीय उच्चारण के कारण कुछ लोग अलग अलग ढंग से एक ही ध्वनि का उच्चारण करते हैं। यथा जैसे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक ही ध्वनि है, एक ही वर्ण अलग अलग ध्वनियों में उच्चारित हो रहा है। जैसे पैसा, पैसा और कुछ लोग इसे पैसा भी उच्चारित करते हैं। इनमें से जो पहला उच्चारण है वही मानक उच्चारण है, शेष दोनों ही उच्चारण ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से ध्वनियों के उच्चारण में एक रूपता लाना भी भाषा के मानकीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगला बिंदु देखें तो वर्तनी की एक रूपता भी भाषा की शुद्धता के लिए परम आवश्यक है। देवनागरी लिपि में आप देखते हैं कि ई, ये तथा ये, ए के प्रयोग कहाँ करने चाहिए और कहाँ पर नहीं। इस संबंध में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की वर्तनी समिति ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर मानकीकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। इसके अनुसार सबसे पहला बिंदु है कि संज्ञा शब्दों के अंत में ई का प्रयोग होना चाहिए, ये का नहीं। जैसे संज्ञा शब्द कोई भी है उसके अंत में ई का ही प्रयोग हो। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, मिठाई, भलाई, बुराई, लड़ाई, पढ़ाई, खुदाई। इन शब्दों के अंत में आप देख रहे हैं सब जगह ई का प्रयोग है, ये का नहीं। अर्थात संज्ञा शब्दों के अंत में ई का प्रयोग होना चाहिए। य से ई की मात्रा लगाकर ये का प्रयोग है वह शुद्ध नहीं है। दूसरा बिंदु देखिए कि जिन क्रियाओं के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन रूप के अंत में या आता है उसके बहुवचन रूप में ये और स्त्रीलिंग रूप में ये का प्रयोग उचित है। जैसे आप देख रहे हैं, जिन क्रियाओं के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन में क्या आया है, या आया है। जैसे आया तो आई और आये, ये इसका शुद्ध प्रयोग है। यदि भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन के अंत में या है तो बहुवचन बनाने पर ये हो गया,
और स्त्रीलिंग रूप में आ ई हो गया तो ई का प्रयोग है वह शुद्ध है। उसी प्रकार से जैसे गया, गया के इस स्त्रीलिंग रूप में गई और बहुवचन गए, यही प्रयोग शुद्ध माने गए हैं। अगला जो बिंदु है वह है जिन क्रियाओं के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन के अंत में आ आता है उनके बहुवचन रूपों में ए और स्त्रीलिंग रूपों में ई का प्रयोग उचित है। जैसे आपको उदाहरण दिख रहा है ऊ आ, जहाँ पर आ आया है तो हुआ से उसका स्त्रीलिंग रूप जो है वह हुई हो गया और उसका बहुवचन रूप हु ए हो गया। इस प्रकार से इनका प्रयोग करना ही शुद्ध है। अगला बिंदु देखिए, विधि क्रिया और अवयव में ए का प्रयोग ही उचित है विधि क्रियाओं में, और अवयव जहाँ प्रयोग में आते हैं उनके लिए य का प्रयोग न कर ए का प्रयोग करना ही उचित है। यथा आपने देखा चाहिए, दीजिए, लीजिए, कीजिए, पीजिए, अवयव शब्द देखें इसलिए, के लिए। तो इस प्रकार से इनके अंत में विधि क्रिया और अवयव शब्दों के अंत में ए का प्रयोग करना ही उचित और शुद्ध है। अगला बिंदु देखिए क्या कहा गया है कि वर्गों के पंचमाक्षर के बाद यदि उसी वर्ग का कोई वर्ण हो तो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग ही करना चाहिए। यथा किसी भी पंचम वर्ण के बाद यदि उसी वर्ग का कोई वर्ण आ रहा है, जैसे वंदना, यहाँ पर न है वो पंचम वर्ण है और उसके बाद द उसी वर्ग का ही वर्ण है, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग करना उचित है। वैसा ही आपको हिंदी के बाद वंदना, चंदन, अंत और गंगा सभी में दिखाई दे रहा है। गंगा में भी देखें तो ग के बाद पंचम वर्ण ड़ है और उसके बाद उसी वर्ग का ग वर्ण आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग उचित माना गया है। अगला देखिए, अंग्रेजी के जिन शब्दों में ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उसके लिए हिंदी की देवनागरी लिपि में अर्धचंद्र का प्रयोग करना चाहिए। अंग्रेजी के शब्द देखिए, कॉलेज, ऑफिस, डॉक्टर, तो इसमें जहाँ पर ओ ध्वनि है उसके लिए हिंदी में देवनागरी लिपि, जो हिंदी जिसमें लिखी जाती है, हिंदी की जो लिपि है उसमें यह प्रावधान है कि अर्धचंद्र का प्रयोग कर इन शब्दों को वर्तनी के रूप में शुद्ध रूप में लिखा जाना चाहिए। कॉलेज में का के ऊपर देखिए, ऑफिस में आ के ऊपर और डॉक्टर में डा के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग कर इन शब्दों को लिखने का प्रावधान किया गया। अगला बिंदु क्या कह रहा है कि संस्कृत के जो शब्द विसर्ग युक्त हैं यदि वे तत्सम रूप में हिंदी में लिखे गए हों तो विसर्ग सहित लिखे जाने चाहिए, किंतु यदि तद्भव रूप में प्रयुक्त हुए हो तो बिना विसर्ग के भी काम चल सकता है। जैसे आप दो शब्द देख रहे हैं, दुख और दुख, यदि तत्सम रूप में लिखा जाता है तो यह विसर्ग सहित दुख लिखा हुआ है, और यदि इसे तद्भव रूप में लिखते हैं तो दुख भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से दोनों का ही प्रयोग ठीक है। तो संस्कृत के शब्द जो जैसे के तैसे ही यानी तत्सम रूप में हिंदी में आ गए हैं वे विसर्ग सहित, और यदि तद्भव रूप में आते हैं तो बिना विसर्ग के भी उन्हें लिखा जा सकता है।
इसके अलावा देखिए आगे, भया को भैया, गवया को गवैया तथा रुपया को रुपया रूप में ही लिखा जाना चाहिए। इनमें से प्रथम रूप है वो अशुद्ध एवं द्वितीय रूप आपको दिख रहा है कि वह शुद्ध है। इस प्रकार से हिंदी की जो वर्तनी संबंधी समिति थी, उस समिति ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और हिंदी के मानकीकरण का एक अतुल्य और अच्छा प्रयास किया। अगला बिंदु है हिंदी के संख्यावाचक शब्दों की वर्तनी का मानकीकरण 5 फरवरी 1980 को हिंदी निदेशालय दिल्ली के प्रमुख विद्वानों ने किया। इनमें से कुछ अशुद्ध लिखे जाने वाले कुछ शब्दों के मानक रूप आपको नीचे दिए गए हैं। देखिए, पहले ज़्यादातर लोग इन हिंदी के जो संख्यावाचक शब्द हैं, इनकी वर्तनी को किस प्रकार से अशुद्ध रूप में लिखते हैं और उसका जो शुद्ध या मानक रूप जिसे कह सकते हैं वह क्या है, वो आगे दिया गया है। कुछ लोग 11 को इस प्रकार से लिखते हैं। पहला रूप अशुद्ध है और जो दूसरा रूप है ग हलंत करके या रह लिखा हुआ है, 11वां शुद्ध रूप है, मानक रूप है। उसी प्रकार से 6 लिखने के लिए 6 के पीछे कुछ लोग विसर्ग का प्रयोग कर देते हैं जो कि अशुद्ध है, जबकि 6 और ह लिखने पर उसका रूप शुद्ध हो जाता है। 17 देखिए, उसको 17 नहीं लिखकर त्र लिखकर 17 शुद्ध रूप के रूप में लिखा गया। इसी प्रकार से 31 में देखिए, 31 में त पूर्ण के साथ हलंत त का भी प्रयोग है जो कि अशुद्ध है, जबकि इसे सीधे सीधे 1 और 30 लिखना शुद्ध कहलाता है। 49 में न के ऊपर अनुस्वार लगा दिया जो कि अशुद्ध है, जबकि इसे भी शुद्ध रूप में 49 उनसे तात्पर्य है 1 कम, 50 से 1 कम 49, उस प्रकार से लिखना चाहिए। 53, कुछ लोग इसे 53 भी लिखते हैं, जबकि इसका शुद्ध रूप जो है 50 और 3 53 कहलाता है। कुछ लोग 79 को 79 के रूप में भी लिखते हैं, लेकिन इसका शुद्ध रूप सीधा सीधा 79 है, 80 मिला के 79। 66 को किस रूप में लिखा जाता देखिए, कुछ लोग इसे 6 और 6 लिखते हैं, जबकि ये 6 और 6 है। इस प्रकार से 86, इसे भी 86 न लिखकर 86 लिखना चाहिए। और 29 में भी 30 के अंदर देखिए त पूर्ण होने के साथ साथ हलंत भी है और यहाँ पर एक ही वर्ण का द्वित्व रूप में प्रयोग न कर 29 सीधा सीधा इसे लिखा जाना ही शुद्ध रूप है। इसके आगे हम देखें तो इसके मानकीकरण में कुछ क्रिया रूपों में भी मानकीकरण किया गया है। कौन कौन से क्रिया रूप है देखो। सबसे पहले कुछ लोग करा बोलते हैं, जबकि करा न होकर इसका शुद्ध या मानक रूप किया होना चाहिए। होएंगे न होकर होंगे होना चाहिए और होएगा न होकर होगा होना चाहिए। नासिक व्यंजन जहाँ स्वतंत्र रूप में संयुक्त हुए हो, वहाँ वे अपने मूल रूप में ही लिखे जाने चाहिए। जैसे अनुस्वार के रूप में नहीं लिखे जाने चाहिए, मूल रूप में उन्हें लिखना चाहिए। जैसे आपने देखा नासिक व्यंजन पहले में अन्न, न जो है नासिक व्यंजन है और स्वतंत्र रूप से दोनों संयुक्त हुए हैं, इसलिए इसे अनुस्वार के रूप में न लिखकर मूल रूप में ही न हलंत और न पूर्ण इस प्रकार से लिखा जाना ही शुद्ध है। वैसा ही गन्ना में आप देख रहे हैं, वैसा ही अलग अलग पंचम वर्ण देखिए, नासिक के व्यंजन न और म
उन्मुख में इन्हें भी अपने मूल रूप में लिखा जाना उचित है। वैसे ही सम्मति में भी म को और सन्मति में भी न और म को अपने मूल रूप में लिखा जाना शुद्ध रूप कहलाता है, भाषा का मानक रूप कहलाता है। इस प्रकार से आपने देखा कि हिंदी भाषा के मानकीकरण के क्या क्या प्रयास किए गए, क्या क्या प्रयास हो रहे हैं और उसका शुद्ध रूप क्या है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। और आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।